ओके, तो वीडियो रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं एक बार। चलिए, तो मई 25 का आरटीपी डिस्कशन चालू करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 1 क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सबसे पहले देखिए, मिस्टर राज है, एज 38 साल की है, इंडियन सिटीजन है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं कनाडा में और लगातार वो बिजनेस पर्पज के लिए इंडिया विजिट करते हैं। पहली बार इंडिया में 21-22 में आए 190 डेज के लिए, 22-23 145 डेज के लिए, 23-24 155 डेज के लिए। एक बात तो पक्की है कि 21-22 से पहले कभी इंडिया आया ही नहीं। इसके बाद उसने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया कनाडा में और परमानेंटली इंडिया आ गया 1/11/2024 को और बिजनेस चालू कर दिया मुंबई में। कनाडा के बिजनेस में उसने प्रॉफिट कमाया है 15 लाख रुपए का 31 अक्टूबर तक और बिजनेस इंडिया में करके जो वापस से बचे हुए समय में 5 लाख रुपए कमाया। कोई भी मकान मुंबई में नहीं था, इसलिए किराए के मकान में रहना चालू करा। 20,000 रुपए महीना किराया देना चालू कर दिया 1/11/2024 से। इस 20,000 रुपए के एवज में वो 80GG का डिडक्शन क्लेम करवाएगा। कुछ डोनेशंस दिए पीएम केयर फंड और ड्रॉट रिलीफ फंड में 80G का डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ डिबेंचर्स इसने बेचे तो कैपिटल गेन आ जाएगा। तो एक बेसिक जानकारी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कहता है इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करिए 24-25 का। स्टेप 1, 24-25 में कितने दिन इंडिया रहा? तो 1/11/24 को ये इंडिया आ चुका है। 1/11/24 से 31-3-25 151 डेज ही इंडिया में रह गया। अगर मैं 151 डेज इंडिया में रहता हूं तो किसी भी हालत में फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो मैं पूरी कर नहीं सकता। सेकंड बेसिक कंडीशन कौन सी वाली है? सेकंड बेसिक कंडीशन 60 + 365 वाली सेकंड बेसिक कंडीशन है। अब वो अप्लाई होगी कि नहीं होगी उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। 3 एक्सेप्शन आते हैं उसके। पहला आता है इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया इन पीवाई फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया इन पीवाई फॉर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। और तीसरे एक्सेप्शन होते हैं इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो इंडिया विजिट करते हैं पीवाई में किसी भी रीजन से। यहीं पे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हम स्टेटस निकाल रहे हैं 24-25 के अंदर और 24-25 पीवाई में ये इंडिया विजिट भी नहीं कर रहा है ना इंडिया से जा रहा है, ये तो इंडिया आ रहा है वो भी परमानेंटली। तो ड्यू टू दैट परमानेंसी विजिट नहीं कहला सकती। विजिट का मतलब क्या होता है कि भैया आऊंगा फिर वापस चला जाऊं। तो इसने विजिट चालू करा था 21-22 में, आना जाना आना जाना आना जाना। पर 24-25 से इसने आना जाने का कार्यक्रम बंद कर दिया और आने जाने की जगह मात्र अब ये क्या करने वाला है, परमानेंटली इंडिया विजिट कर चुका है, यानी कि परमानेंटली इंडिया सेटल होने के लिए आ रहा है। तो ड्यू टू दैट ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा किसी भी बेसिक कंडीशन 2 के। दैट मींस बेसिक कंडीशन 2 अप्लाई हो जाएगी। जब बेसिक कंडीशन 2 अप्लाई हो जाएगी तो वो चेक कर लेते हैं अपन। स्पेशल कंडीशंस भी होती है, आपको पता हो तो 15 लाख वाली, उसमें जाने की जरूरत तब पड़ेगी जब बेसिक से बच जाए, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली उसमें अपन को अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो बेसिक कंडीशन 2 अगर मैं देखूं तो पीवाई में तो 151 डेज हो गए जो 60 से ऊपर है। फर्स्ट पार्ट तो पूरा हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है मुझे? एडिशनल कंडीशन पूरी कर दूंगा तो एनओआर, मैंने एनओआर के पीओवी से आपको एडिशनल कंडीशन सिखाई थी। क्या कहती थी एडिशनल कंडीशन? एनओआर बनने के लिए आपको क्या करना है, पिछले 10 सालों में से कम या तो 9 बार एनआर बन जाइए, या तो ये कर दीजिए, या फिर मेरे को क्या करना है 7 ईयर में 729 डेज या उससे कम रहे। अब अगर मैं अपने लास्ट 7 ईयर्स देखता हूं पहले, क्योंकि एक ही पूरी करनी है तो दिमाग क्यों लगाऊं मैं। 7 ईयर्स मेरे कौन कौन से होंगे? 23-24, 22-23, 21-22, 20-21 एंड सो ऑन जो भी है। इससे ज्यादा तो जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इससे पहले साफ लिखा हुआ 21-22 को पहली बार इसने इंडिया विजिट करा दे, तो उससे पहले तो वैसे ही 0 डेज है, कोई मतलब नहीं। तो अब अगर मैं बेसिक कंडीशन 2 चेक करो तो 4 साल ही चाहिए वैसे भी। अभी तो बेसिक कंडीशन 2 करते हैं फिर एडिशनल पे चलेंगे, अभी रुक जाइए। तो बेसिक कंडीशन 2 में तो कुछ करना नहीं है मेरे को। 4 सालों के दिन देख लेता हूं। 23-24 कितने दिन रहा हूं? 155, ये लिख दिया 155। 22-23 ये लिख दिया 145। देन मैं रहा हूं 190 और इस साल में रह गया 0। टोटल डेज कितने हो गए? 90 डेज।
90 है ना, 490 डेज में इंडिया रह गया, और 490 डेज से तो बेसिक कंडीशन 2 आराम से पूरी हो जाएगी। अभी तक के लिए आंसर तो आ चुका है, आर तो बन गया है। अब आर के बाद डिसाइड करना होता है ओ आर और एनओ आर। लास्ट 7 ईयर के डेज देख लेता हूँ जल्दी से। 7 ईयर के डेज भी तो यही होंगे यार, दिमाग क्यों लगाऊं मैं फोकट के, आपको सब पता पड़ गया होगा, क्योंकि 4 साल के अंदर और 3 साल के 0 0 जोड़ूंगा तो अल्टीमेटली लास्ट 7 ईयर के डेज भी यही आएंगे। तो 729 से नीचे आ गए, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। 729 से नीचे आ गए तो इसका मतलब एडिशनल कंडीशन फुलफिल होगी तो मेरा स्टेटस आ चुका है बेटा क्या, एनओआर। कोई स्पेशल कंडीशन में उचकने की जरूरत नहीं है। 15 लाख वाला कानून अभी तब लगाना पड़ता है जब अपन बेसिक से बच जा चुके हो, तो अपन एडिशनल यानी कि उस स्पेशल लॉ की तरफ बढ़ते हैं। जो डीम्ड रेसिडेंट है सेक्शन 61 है, और एक वो नोट भी लगता है जो कि इंडिया विजिट करने वालों के लिए बनाया जाता है, तो वो अभी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर तो बहुत सिंपल है, और आंसर आ चुका है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो पहला आंसर आ चुका है। अब एनओआर के दिमाग में आते ही ये बात क्लिक हो जाती है कि मेरे को सारी इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना पड़ेगा, और फॉरेन इनकम केवल एक ही वाली पे टैक्स देना पड़ता है जो कि बीएनपी कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया से, और किसी फॉरेन इनकम में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग में रख रहा है। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है भाई। सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं कि जो कैपिटल गेन कमाया है डिवेंचर पे वो कितने रुपए का कमाया है 24-25 में। यहां पे वो अमेंडमेंट लगेगा जो कि अपन ने डिस्कस किया था अभी कुछ दिन वीडियो के अंदर, सेक्शन 50AA। क्या है, सबसे पहले देखिए आप डिवेंचर देखिए मेरे पास कितने, 10,000 डिवेंचर है, और ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के हैं। इसका मतलब पक्का हो गया ये अनलिस्टेड डिवेंचर है। अनलिस्टेड डिवेंचर है तो 50AA में क्या लिखा हुआ था, अगर मैंने 23 जुलाई 24 के बाद अनलिस्टेड डिवेंचर्स का ट्रांसफर किया है तो कैपिटल गेन का नेचर ऑलवेज शॉर्ट होगा, और कंप्यूटेशन में से इंडेक्सेशन तो वैसे ही करने की जरूरत ही नहीं होती, तो सेल माइनस कॉस्ट ही करना है। अब आप ध्यान दीजिए डेटा पे क्या है। मैंने डिवेंचर खरीदे थे अगस्त 2020 में, 150 रुपए में खरीदे हुए हैं, फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए फेस वैल्यू पे ब्याज मिलता है, कॉस्ट 150 रुपये ही है, गलती नहीं होनी चाहिए। ही सोल्ड 2,500 डिवेंचर इन अप्रैल 24। देखो 10,000 में से मैंने 2,500 डिवेंचर अप्रैल 24 में बेच दिए, यानी कि पुराने लॉ के टाइम 23 जुलाई से पहले बेच दिए, और बाकी के 7,500 डिवेंचर मैंने देखो कब बेचे, अगस्त 24 यानी कि नए अमेंडमेंट के बाद। और 50AA अनलिस्टेड डिवेंचर पे केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब मैंने वो डिवेंचर 23 जुलाई 24 के बाद ट्रांसफर किया, 155 में बेच दिए। तो मेरे को दोनों का गेन निकालना है। सबसे पहले मैं आता हूं 2,500 डिवेंचर जो ओल्ड लॉ में बेचे मैंने। ओल्ड लॉ के टाइम मतलब 23 जुलाई 24 के पहले जो मैंने 2,500 डिवेंचर बेचे, सबसे पहले तो उसका नेचर देख लेता हूं मैं। पुराने लॉ में होल्डिंग पीरियड डिवेंचर्स में 36 महीने देखे जाएंगे, 36 मंथ वाला लॉ लगेगा। नए में तो 24 मंथ में ही बन जाएगा अब तो लॉन्ग। तो अगर मैं होल्डिंग पीरियड देखूं तो अगस्त 2020 से लेकर अप्रैल 24, 3 साल से ज्यादा हो गया। अप्रैल 24 तक, अगस्त 20 से हो गया, 3 साल से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो डिवेंचर मैंने पुराने समय में बेचे उसका नेचर लॉन्ग है। लॉन्ग है तो सेल माइनस क्या करूंगा, वैसे सेल माइनस कॉस्ट होता है, सॉरी इंडेक्स कॉस्ट होता है पुराने लॉ में फॉर्मूला, पर डिवेंचर और बॉन्ड के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। अगर ये लॉ नहीं याद है तो मैं वापस से बोल रहा हूं, पुराने लॉ में भी डिवेंचर और बॉन्ड के केस में नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, केवल एक ही बॉन्ड में इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल था, वो था कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। एक और बार बोल देता हूं, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना, या जो भी हो दिक्कतें जो भी ध्यान रखना अच्छी तरह से। पुराने लॉ में भी डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, भले ही नेचर गेन लॉन्ग हो, एक ही बॉन्ड पे अवेलेबल था, दैट इज कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। ठीक है, तो मैं सेल कर दिया 2500 डिवेंचर, तो 2500 इंटू क्या रेट पे बेचे भाई, 175, कितने आ गए, ये सेल प्राइस होगी, माइनस कॉस्ट ही करेंगे क्योंकि इंडेक्सेशन तो मिलना नहीं है मेरे को। तो कॉस्ट आपके 150 रुपए की है, तो 2500 इंटू 150, 375, डिफरेंस 62,000
500, इसको मैं कहूंगा LTCG। और ये कौन से टाइप का LTCG है ये भी बता देता हूं मैं, अंडर सेक्शन 112 वाला। दिस इज 112 LTCG, क्योंकि 112 है केवल वो तीन ही एसेट पे लगता है, जिसका नाम था इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट। बाकी सारी कैपिटल एसेट पे 112 लगता है, ये ध्यान रखेंगे। आ जाइए, अगला मैंने बेचा है 7,500 डिवेंचर, और ये मैंने बेचे नए लॉ के बाद 23 जुलाई 2024 के बाद, यानी कि इन पे लगने वाला है सेक्शन कौन सा, 50AA। और 50AA में तो क्या बोला था, नेचर गया भाड़ में, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। सेल माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस होगी 7,500 इंटू क्या रेट पे बेचे, 155, 1162,500 माइनस कॉस्ट, वो ये 7,500 इंटू कितनी कॉस्ट है बेटा, 150, 11,25,000। और इस गेन का नाम क्या है, STCG। और इसकी टैक्स रेट नॉर्मल पर्सन वाइज लगेगी, क्योंकि 111A का भी नहीं है, ध्यान रख लेना। जौन सी एसेट पे 112A लगता है, उसी एसेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 111A लगता है। बाकी सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर्सन वाइज टैक्सेबल होता है। तो मेरा आंसर तो खैर आ चुका है। तो डिबेंचर पे कितना कैपिटल गेन है, आंसर हो गया है यहां पर ऑप्शन डी। ये आया था, तो सेकंड का आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अब मुझे अपनी क्या निकाल के बतानी है, ग्रॉस टोटल। देखो मैं डिटेल पे ना बाद में फोकस करता हूं, मेरे क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन के बाद मैं डिटेल ढूंढ रहा हूं। GTI मतलब क्या हो गया, 5 हेड की इनकम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। डिडक्शंस के बारे में नहीं सोचना अभी मेरे को। तो अगर मैं 5 हेड की इनकम देखूं तो मेरा सबसे पहला हेड क्या आता है, सैलरी। पूरे क्वेश्चन में सैलरी का तो मेरे को कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है, 0 कर दिया मैंने। अगला हेड आता है मेरा HP का भी कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, वो तो रेंट पेड की डिटेल है, किराया आ नहीं रहा है, यूं नहीं कि HP में डाल दूंगा उसको। इसके बाद मेरा अगला हेड क्या होता है, BNP में जरूर वो मेरा बिजनेस की इनकम दी है 24-25 में, जो मैंने इंडिया में भी कमाया है। देखो 15 लाख रुपए तो मैं कनाडा से कमा के आया था इसी साल 24-25 में, और 5 लाख रुपए मैंने इंडिया में कमाया, तो 20 लाख रुपए कमाया। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो जाएगा, सिंपल है खैर ये भी। 15 लाख रुपए कमाया, 5 लाख रुपए कमाया, तो BNP में 20 लाख रुपए कमाया है। मैं NOR हूं, तो मेरे को क्या करना होता है, इंडियन इनकम में तो टैक्स देना ही है। तो 5 लाख पे टैक्स देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंडियन इनकम है, बिजनेस इन इंडिया है, अक्रू इन इंडिया हो गया। 15 लाख रुपए का बिजनेस मैंने कनाडा में करा था, कनाडा में अक्रू हो गया पैसा, अक्रू इन फॉरेन हो गया। पर अपन ने क्या बोला था, कुछ नहीं दिया तो रिसीव भी फॉरेन है, यानी कि 15 लाख रुपए फॉरेन इनकम है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अक्रू एंड रिसीव इन कनाडा है ये इनकम। अब अपना कानून क्या कहता है, अगर मैं NOR हूं तो फॉरेन इनकम में मेरे को टैक्स देना होता है। अगर कब देना होता है, अगर वो फॉरेन इनकम BNP की हो और वो BNP कंट्रोल और सेटअप फ्रॉम इंडिया। मेरा स्टेटस NOR है, 15 लाख की फॉरेन BNP की इनकम है, पर क्या कहीं पे भी लिखा है कि ये बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया है? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया नहीं है, सेटअप इन इंडिया नहीं है। उधर मैं पूरा धंधा बंद करके आया हूं और इधर आके वापस से नया धंधा, उसी जो भी है मैंने नया धंधा चालू करा है। तो मेरा 15 लाख का इनकम फॉरेन है, बिजनेस से है, पर कंट्रोल सेटअप इन इंडिया नहीं है। ड्यू टू दैट इस पे मेरे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए BNP की जो मेरी टैक्सेबल इनकम आएगी वो कितने रुपए की आ जाएगी, 5 लाख। कैपिटल गेन अगला हेड है। कैपिटल गेन की दोनों इनकम मैंने निकाल ही ली जल्दी से। कितनी कितनी है भाई कैपिटल गेन की इनकम मेरी, LTCG कितना आया था मेरा 62,500 और STCG मेरा आया है 37,500 और लास्ट हेड मेरा बचता है IOS में कोई इनकम दिख रही है क्या? अब देखो सबको दिखेगी नहीं इधर, पर इनकम है, ये देखिए। डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा तो IOS की इनकम बनेगी। अब डिवेंचर का इंटरेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज है, इन्वेस्टमेंट जैसी कुछ। 30 जून को पहली ड्यू डेट आती है, फिर 31 दिसंबर को आती है। अगर मैं पहली ड्यू डेट चालू करूं, अप्रैल से साल चालू हुआ मेरा, 30 जून को पहली ड्यू डेट आएगी, 6 महीने का ब्याज देगी मेरे को कंपनी। कौन से डिवेंचर पे देगी? जो 30 जून के दिन मेरे पास है। अमाउंट 6 महीने का आएगा, कैश बेसिस से अकाउंटिंग कर रहा हूं मैं, ये भी नीचे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 30 जून को जितने रुपए मेरे को मिलेंगे उसमें से 3 महीने की इनकम अक्रू इस साल हो रही है,
अप्रैल मई जून, और 3 महीने की पिछले साल हो चुकी होगी, पर मैंने तो अकाउंटिंग कैसे करी, तो मेरे को तो इसी साल टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही अकाउंटिंग करते हैं वैसे टैक्स लगता है। एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। अगर ये अक्रूवल बेसिस वाला केस होता ना, तो 3 महीने की ब्याज की इनकम में पिछले साल टैक्स लग चुका होता, वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन जाता। खैर, अभी कैश बेसिस से मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो 30 जून को कितना रुपया आएगा वो सोच रहा है। तो अब अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास 10,000 डिबेंचर है, 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, ब्याज इसी पे निकलता है। पर 30 जून आने से पहले पहले अप्रैल 24 आ चुकी है, और मैंने उसमें कितने डिबेंचर भेज दिए, 2,500। इसका मतलब है कि 30 जून के दिन मेरे पास डिबेंचर ही 7,500 पड़े। तो इसका मतलब है जो ब्याज मुझे देगी कंपनी, वो 7,500 डिबेंचर पे देगी, 100 रुपए की फेस वैल्यू पे देगी, 9% की रेट से देगी। 6 महीने का कितना बना? 33,750। ये मेरे को 30 जून को पैसे मिलेंगे कंपनी से, 33,750। और ये 33,750 में मैं इसी साल 24-25 में टैक्स दूंगा, क्योंकि मैं कैश बेसिस से अकाउंटिंग कर रहा हूं। ये लॉजिक भी है। अक्रूवल से कर रहा होता तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन सकता था। ये आप सोच रहा खुद ही, और नहीं आया तो फिर मेरे से पर्सनली फोन करके आप बात करना। तो 33,750 रुपए की टैक्सेबिलिटी आ गई। अब अगली ड्यू डेट आएगी इसी साल मेरी 31 दिसंबर को, वापस से मेरे को ब्याज देगी कंपनी। अब कौन से डिबेंचर पे ब्याज देगी? जो 31 दिसंबर को मेरे पास पड़े। अब आप ध्यान दोगे, मैं 7,500 बचे हुए डिबेंचर भी अगस्त में बेच खाया हूं, तो 31 दिसंबर को तो मेरे पास एक भी डिबेंचर पड़े ही नहीं है, कोई और इंटरेस्ट मेरे को रिसीव होने ही नहीं वाला। तो मेरी आईओएस की इनकम फाइनली आ चुकी है। वो कितने रुपए की है? 33,750 की। टोटल कर लूंगा, जीटीआई कहलाएगी है 6,33,750। ऑप्शन नंबर है बी। तो थर्ड का आंसर आ चुका है 6,33,750। इजी है, बस वो 33,750 की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती थी। अगला मोस्ट इजी पूछ लिया तो शायद। फोर्थ मेरे को क्या बोला हुआ है इन्होंने? डिडक्शन निकाल के बताइए चैप्टर 6A का मुझे कितना मिलने वाला है। चैप्टर 6 से डिडक्शन क्या होता है बेटा? 80C से 80U के डिडक्शंस। अब यहां पे मेरे को ऊपर क्वेश्चन की डिटेल मैंने पहले ही पढ़ ली थी। 2 ही सेक्शन के डिडक्शन है 80C से 80U में। एक तो 80G मिल रहा है और एक 80GG मिल रहा है। 80G में अगर मैं जाता हूं तो दोनों ही बिना लिमिट वाले थे, तो मैं एक बार फटाफट से पहले 80G तो निकाल ही लेता हूं। 80G में मैंने सबसे पहले पीएम केयर फंड में पैसे डाले हैं। आई थिंक 50,000 रुपए जब दिए थे मैंने दान, बराबर है 50,000 रुपए पीएम केयर फंड में दिए। 50,000 का 100% डिडक्शन मिल जाएगा मुझे 50,000। इसके बाद मैंने दान दिया ड्रॉट में, 20,000 का दान दिया है। 50% विदाउट क्यूएल है ये भी, 10,000 का डिडक्शन ये हो जाएगा। तो 80G का डिडक्शन तो बेटा आ गया मेरा 60,000। इजी 80G का डिडक्शन 60,000 का। इसके बाद एक और डिडक्शन है जिसमें गलती हो सकती है। अब ध्यान रखना आप क्या गलती कर सकते हो। एक और डिडक्शन मेरे को मिलेगा 80GG का रेंट पेड। किराया देने पे 80GG मिलता है। सबको याद है 80GG का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले होता है रेंट पेड। तो रेंट पेड मैंने कितना करा हुआ है? देखो 20,000 रुपए महीना मैंने रेंट पेड करा हुआ है। 1/11/24 से करा है, पर ये यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। 1/11/24 से अगर मैं रेंट पेड देखता हूं तो PY 24-25 का जो रेंट पेड है 11, 12, 1, 2, 3, 5 महीने 1 लाख रुपया माइनस 10% ऑफ AGTI, एडजस्टेड GTI। तो AGTI निकालना सबको आता होगा। सबसे पहले मैं GTI लिख देता हूं। कितनी GTI निकाली थी अभी ऊपर? 633,750 माइनस क्या करना है इसमें से? स्पेशल इनकम घटानी है। LTCG 112 घटाना है, LTCG 112A घटाना है, STCG 111A घटाना है। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक LTCG 112 है, तो मैं लेस कर रहा हूं 62,500। डिवेंचर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पर ये मत घटा देना आप 37,500। ये 111A वाला STCG नहीं है, मैंने अभी बोला है, ये नॉर्मल टैक्स रेट वाला STCG है, तो इसको गड़बड़ नहीं करना आप। और इसके अलावा 80C से 80U के डिडक्शन एक्सेप्ट 80GG, तो 80G में 60 की डिडक्शन है, लेस कर दे। सही है। 11,250, 5,11,250 का 10% ये है ना 51,
ये आ गया 51125। तो पहला अमाउंट आ चुका कितना 875। सेकंड मेरे सामने था एडजस्टेड जीटीए का 25%, तो ये भी इजी है। तेरह, वो मतलब ही नहीं है खैर इसका भी। और तीसरा अमाउंट मेरे सामने क्या आता है 5,000 रुपया महीना। अब यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, क्या कहते हैं 5,000 इंटू 12 की आदत पड़ी रहती है। यहाँ पे 5,000 इंटू 12 मत कर देना, 5 महीने ही आएंगे, 25 तीनों में से सबसे कम। तो 25,000 का डिडक्शन आएगा 80 डबल जी का। 80 डबल जी 25 और 60 हो गए 85। ऑप्शन नंबर बी। तो डिडक्शन का आ गया आपका, फोर्थ का आंसर आ गया है 85। फाइनली मेरे को क्या निकालना है अब, लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 25-26। अब टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल इनकम चाहिए और टोटल इनकम पे रेटें अप्लाई करनी है। तो इजी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल इनकम निकाल लेता हूं मैं पहले, कितनी थी मेरी जीटीआई माइनस जीटीआई की डिडक्शन अभी अभी निकाले आपने 85 क्या है टोटल। अगर एक और एमसीक्यू बनता टोटल इनकम कितनी है तो ये आंसर आता 548,750। राउंड ऑफ में होनी चाहिए ये इनकम, ध्यान रखना कि राउंड ऑफ में है। तो 548,750 में अपन क्या करते हैं, स्पेशल इनकम लेस कर देते हैं। अब आपको ध्यान हो तो स्पेशल इनकम यहाँ पर वो है एलटीसीजी, कितना रुपए का था 62, बाकी की इनकम अलग कर देते। पुराना लॉ है 20 लगेगा ना, भी तो टैक्स रेट टैक्स के बाद में बाकी इनकम कितनी हो बताओ ना। 548,750 में से एलटीसीजी हटा के अदर इनकम कितनी होगी। अब ध्यान रखो अनएग्जॉस्टेड 250। अब यहाँ पे देखो दिमाग लो, एक अनएग्जॉस्टेड वाला कानून है। अनएग्जॉस्टेड लिमिट अगर बेसिक से कम हो तो मैं इसे लेस कर सकता हूँ, ऐसा कानून है। पर वो कानून एप्लीकेबल होता है केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पे। पहली बात तो यहाँ पे मेरे को लगेगा ही नहीं क्योंकि मैं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ। तो खैर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे भी लग सकता है, रेसिडेंट्स में ऑर्डिनरी आते हैं खैर केवल। पर दूसरी बात यहाँ पे तो खैर लगेगा भी नहीं, रीजन बीइंग यहाँ पे तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से काफी ज्यादा इनकम है मेरी अदर, तो वो तो अनएग्जॉस्टेड कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो इसीलिए अभी बहुत इजी तरीके से अगर मैं देखूं तो 62,500 पे लगाऊंगा रेटे। अब रेटे कौन सी लगाऊंगा, एलटीसीजी 112 है तो 12.5 लगाऊं, क्या करूं। तो आपको देखना है, देखो ये पुराने लॉ में बेची हुई है, 23 जुलाई 24 से पहले वाला लॉ है। तो पुराने लॉ के हिसाब से जो रेट है वो 20% है एलटीसीजी 112 की। कितना हुआ 12,500। और इस पे तो आपकी सिंपल लगा दो स्लैब रेटे। उम्र 38 साल की ऊपर मैंने देख ली थी तो ऑप्शनल रेजिम में 2.5 लाख वाली रेटें लगेगी, और कुछ होने नहीं वाला है इसमें। तो 2.5 लाख गए, फिर 2.5 लाख आ गए, 2.5 और 2.5 की तो जरूरत ही नहीं है, 2 ही स्लैब में काम हो रहा है। तो कितने बचे हैं 236, 250 पे 5%। अभी तो कुछ मतलब ही नहीं है, राउंड ऑफ कर लेंगे खैर। 11,813.5 है कि 2.5 है, कुछ नहीं 13 लिख दिया वो तो अभी कोई दिक्कत नहीं। दोनों की टोटल कितनी होगी 24,313, इन दोनों की टोटल। अब एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, रिबेट मिलेगी नहीं बेटा, 5 लाख से ज्यादा जी टोटल इनकम है, देख लो। सरचार्ज का कोई सीन नहीं है तो 4% एचईसी जोड़ो इसके अंदर। 286 को राउंड ऑफ कर दो ना, मतलब 25290, राउंड ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, तो 25290 ऑप्शन नंबर ए आ रहा है टैक्स लायबिलिटी। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, सही है सारी, देख लो एक बार। ठीक है, तो दिस इज परफेक्ट आंसर।
जो कि हमारे एमसीक्यू केस सिनेरियो 1 का था। इनकम टैक्स का जो एमसीक्यू केस सिनेरियो था उसका आंसर है। इसके बाद अगर मैं देखता हूं ना तो बाकी सारे क्वेश्चंस में तो नॉर्मली है, बस जिसमें कुछ खास है सॉल्व है बाकी सारे क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में जो एक दो एडजस्टमेंट है ना वो ध्यान रखो। जैसे सेकंड ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा सैलरी का है, नॉर्मल सैलरी है जो अपन ने कर रखा है वैसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। बस एक चीज वो जो वापस से मैंने अमेंडमेंट में भी डिस्कस करी थी ना वो वाला केस है इसके अंदर। अब देखोगे, देखो यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है, 1/4/23 से दिया हुआ है, फर्निश अकोमोडेशन है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, दिल्ली का मकान है, तो वैल्यू पर क्यूसे 10% ऑफ सैलरी से निकलेगा। मैं करके नहीं बता रहा हूं पर मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि आप ध्यान रखना जब आप सॉल्व कर रहे हो। तो 10% ऑफ सैलरी से निकलेगा। अब 10% ऑफ सैलरी से जो भी नंबर आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो 23, 24 में इस परक्यूसेट की वैल्यू और दे रखी है 92। तो हमारे में अगर मैं आंसर में थोड़ा सा आ जाता हूं, ये देखिए पहले तो इसने 10% निकाल के जो वैल्यू निकाली वो आपके सामने आ गई है। जो भी है ये तो आपकी नॉर्मल वैल्यू होगी। इसके अंदर इसने फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दी, फर्निश अकोमोडेशन है, तो ये आपका नेट आंसर है। अब देखो क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर की सेम परक्यूसिट की वैल्यू हमें दी हुई है 92,000 रुपीज। अब हमने अभी क्या बोला था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या लॉ कहता है कि अगर लास्ट ईयर की वैल्यू हमारे सामने है तो किसी भी हालत में करंट ईयर का वैल्यू ऑफ परक्यूसिट लास्ट ईयर की इंडेक्स वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। तो ड्यू टू दैट इस लास्ट ईयर की वैल्यू को अगर मैं इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू आती है, तो इसलिए इनकम 95966 है। तो दिस इज द अमेंडमेंट जो कि इस क्वेश्चन में यूज किया गया। तो ये वो अमेंडमेंट है जिसको यूज करके इन्होंने इसको सॉल्व करा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन है उसमें भी अमेंडमेंट है ही है। कैपिटल गेन तो पूरी अमेंडमेंट है, आपको बताइए अच्छी तरह से। वो टाइम लिमिट ध्यान रखेंगे। ज्वेलरी वाला एक केस है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो सिंपल ही है। अभी आप देखो ध्यान से, जैसे कि ये देखो इसने ज्वेलरी बेची है, देखो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसने ज्वेलरी खरीदी Jan 22 में, गोल्ड एंड ज्वेलरी वर्थ ₹3.25 लाख, और अक्टूबर 24 में गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हो गए और उसने क्या कर दिया, ज्वेलरी बेच दी। तो ज्वेलरी बेचने में कैपिटल गेन निकलता है, ठीक बात है। अब चक्कर क्या हुआ कि Jan 22 में तो इसने ज्वेलरी खरीदी है और बेची कब है, अक्टूबर 24 में। अगर मैं इसका होल्डिंग पीरियड देखूं ना तो ज्वेलरी में 3 साल देखे जाते थे पुराने लॉ के तहत। पुराने लॉ में 3 साल लगते थे, पर इसकी डेट ऑफ ट्रांसफर दिख रही होगी आपको, अक्टूबर 24, मतलब नया लॉ लगने के बाद बेचा। नए लॉ में तो होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, 2 साल हो गया। तो Jan 22 से Jan 23 और Jan 24, 2 साल से ऊपर हो गए। तो यहाँ पे जो गेन आएगा ना वो कौन सा आने वाला है, LTCG आएगा। तो ये आपको इसमें छोटा सा एक ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गेन LTCG आने वाला है। ये अलग बात है कि गेन तो बहुत इजी है, 475 माइनस 3.25 नहीं करना है क्योंकि इंडेक्सेशन तो होना ही नहीं है। सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बस ये थोड़ा सा दिक्कत ना आ जाए कि होल्डिंग पीरियड बच्चा देखे तो यार ये तो 3 साल से कम है, पर ये तो 3 साल से कम में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसने लॉन्ग टर्म क्यों निकाल दिया। तो वो सिंपल लॉजिक है, खैर बच्चे समझ ही जाए। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। तो इनकम टैक्स में तो मतलब वही मेन MCQ जो अनसॉल्व थे उसके लिए RTP का अपना क्लास था। तो बाकी अगर किसी में दिक्कत आएंगे तो आप मेरे से पूछ लेंगे। सिमिलरली मैं एक वीडियो GST के MCQ के लिए भी करा दूंगा, और GST में एक O-I वाला क्वेश्चन अच्छा है तो वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो अगली वीडियो में मैं ये दोनों सॉल्व करा कर आपके लिए डाल दूँ। चलिए, धन्यवाद।